नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी पर। और इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। यह कक्षा 8वीं का इतिहास का तीसरा पार्ट ग्रामीण जीवन और समाज का चैप्टर है, जिसे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं और हमारे यहाँ धीरे धीरे अपना पैर पसारते हुए शासन जमा लेते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन करना प्रारंभ किया, तब हमारा ग्रामीण जीवन कैसा था और उसमें क्या-क्या बदलाव आए। तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कक्षा 8वीं और 7वीं की वीडियोस अभी अपलोड किए जा रहे हैं और इसके बाद अन्य क्लासेस के भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने अब तक ये देखा कि व्यापारिक कंपनी भारत में अपना राज्य कायम कर चुकी थी, है ना। और इसका उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था और इसने आगे चलकर हम पर अधिकार भी जमा लिया और ऐसे नियम और कानून बनाए जो कि उनके शासन को और बेहतर बना सके। हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव हमारे गांवों पर, भारतीय गांवों पर किस प्रकार पड़ा। अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय गांव की क्या दशा थी और अंग्रेजी शासन के बाद भारतीय गांव का क्या स्थिति बना। हमारे लिए यह जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा देश गाँवों से बना हुआ है। गाँव से ही कृषि होती है और वहीं से हमारी अर्थव्यवस्था भी बनती है। तो गाँवों की दशा हमारे भारत की दशा है, इसलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय गांव। अंग्रेजी शासन स्थापित होने के पहले भारतीय गांवों की क्या दशा थी। भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है, ये तो हम जानते ही हैं। कुल आबादी का 68% भाग गाँव में निवास करता है। गाँव के लोगों के मेहनत और श्रम से बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। इन्हीं की श्रम से बड़े बड़े राज्य निर्मित हुए हैं। वहाँ रहने वाले किसान बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं और पूरे देश के लोगों के लिए भोजन उपजाते हैं और देश को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाया था इन ग्रामीण लोगों ने। ज़्यादातर गाँवों में हर प्रकार के काम करने वाले लोग थे, जैसे बढ़ई, बुनकर, किसान, लोहार, हर प्रकार के लोग थे और उनके पास अपनी अपनी जीविका भी होती थी जो गांव के सभी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। उसी समय एक जमींदार वर्ग भी होता था, ठीक है। इनके पास राजा के द्वारा दी गई जमीन होती थी और वे लोग इन किसानों से अपने खेतों में काम करवाते थे और गांव के लोगों से लगान वसूल करते थे। ये जमींदार जो गांवों में होते थे, वे गांव के लोगों से लगान वसूल किया करते थे। इसके एवज में राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें जमीन मिलती थी। किन्हें मिलती थी? जमींदारों को मिलती थी, क्योंकि वह गांवों से लगान इकट्ठा कर सरकार को देते थे, राजा को देते थे। उस समय गांव के लोग अपनी आवश्यकता की ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन स्वयं कर लेते थे। उन्हें बाहर से कोई खास चीज़ मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ की जो जनसंख्या है, आबादी है, इसका मुख्य काम ही कृषि था। सारे लोग खेती करते थे और अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं वे उपजा लेते थे। खेती के लिए जमीन उन्हें राजा से मिलती थी, तो जमीन उनके पास नहीं थी, राजा उन्हें जमीन देते थे और इसके बदले वह उससे कर वसूल करते थे। समूची जमीन का मालिक राजा ही होता था। जमींदार एवं किसान का भूमि पर अधिकार तभी तक बना रहता था जब तक वह राज्य को लगान देते थे। कहने का मतलब है, राजा ही सभी जमीन का मालिक होता था और वह एक जमींदार को नियुक्त करता था जो कि पूरे एरिया से, एक बड़े क्षेत्र से लगान लेकर आता था और यह किसान उन जमीनों पर खेती करते थे और लगान देने के बाद जो फसल बचती थी वह उनकी हो जाती थी। अगर वे लगान नहीं देते तो वह ज़मीन राजा द्वारा छीन ली जाती थी। इसलिए लोगों को लगान देना जरूरी था और यह राजा का सबसे प्रमुख आय का साधन भी होता था।
गांव में लोग मिलजुल कर और सहयोग से रहते थे। छोटे मोटे झगड़ों का समाधान वे स्वयं ही कर लेते थे। तो बहुत ही अच्छी खासी जिंदगी इनकी चल रही थी। वे लोग थोड़ी सी लगान सरकार को देकर, राजा को देकर प्रेम पूर्वक गांव में रहा करते थे। राजा का या उसके अधिकारियों का गांव में बहुत ज्यादा दखल नहीं था। उनका कार्य केवल लगान वसूल करना था। राजा अपने कर्मचारी और जमींदारों के माध्यम किसान का पूरा ध्यान भी रखते थे। यदि किसान किसी वर्ष यदि फसल ना हो तो वे लगान माफ भी कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसान खेती का काम नहीं करेंगे तो उनकी आमदनी बंद हो जाती थी। राजा भी इन किसानों का भरपूर ध्यान रखते थे और ये किसान अपनी मेहनत से राजा को लगान देते थे। इन किसानों के बदौलत ही राजा को अपने खर्च के लिए पैसे, व्यापार के वस्तु, सेना, पुलिस और कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध इन्हीं किसानों से होता था। इसलिए अंग्रेजों के पहले के राजा इन किसानों पर बहुत ध्यान दिया करते थे। इस तरह गांव ही किसी भी शासन का आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत होता था। अब जब अंग्रेजी सरकार आई तो उन्होंने भी सबसे पहले गांव पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा आमदनी उन्हें गांव और किसानों से ही होने वाली है। अंग्रेजों को लगान वसूल करने का अधिकार मिला। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इससे भारत से व्यापार के लिए चीजें खरीदने के लिए अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या समाप्त हो गई। अब यहाँ पर वह व्यापार करने के लिए अपने देश से पैसा लाना बंद कर दिए। अब क्योंकि वो प्रशासक बन गए थे तो उनका खर्च भी बढ़ गया था। प्रशासन का खर्च था, वह युद्ध लगातार करते थे तो युद्ध का खर्च था उसमें। इस प्रकार उनको अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सारे खर्च बढ़ गए, लेकिन आमदनी का एक ही स्रोत था, वह था बंगाल से लगान वसूल करना, मुनाफा कमाना। तो अब वे चाहते थे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और शुरुआत में तो उन्होंने पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को फॉलो किया, लेकिन आगे उन्होंने और लोभ दिखाते हुए इसके लिए एक नई प्रक्रिया अपनाना जरूरी समझा। उन्होंने क्या किया, एक लगान वसूल करने के लिए एक अधिकारी की नीलामी करनी शुरू की। तो जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज्यादा लगान लेकर आने की बोली लगाता था उसे ही लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। जैसे एक बड़े एरिया से यदि कोई आदमी कहता कि मैं 50,000 लाऊंगा लगान, दूसरा कहता कि मैं 1 लाख लाऊंगा, तो 1 लाख लाने वाले को वहां का लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। इसे हम लोग ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठेका दिया जाता था लगान इकट्ठा करने का। लेकिन यह व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि ठेकेदार काफ़ी लोभी हो गए। वह यदि सरकार को 1 लाख लगान देते तो किसानों से 2 लाख वसूल करते और 1 लाख स्वयं रख लेते। इस तय राशि से जितनी भी ज़्यादा वसूली वो करते थे वो सब उन्हीं की हो जाती थी, और किसानों के लिए भी यह बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि किस साल उन्हें कितना लगान देना है। और ठेकेदार क्या करते थे, वे केवल पैसा वसूल करने का काम करते थे। वह कभी भी ये नहीं सोचते थे कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इसकी चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जबकि पहले के राजा किसानों पर पूरा ध्यान देते थे। कंपनी सरकार के लिए भी ये ठेकेदार एक समस्या बन गए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें अगले साल कितनी धनराशि मिलने वाली है, और वह अपना बजट नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे और एक नई व्यवस्था चाहते थे। तो इस व्यवस्था की समाप्ति होने के बाद नई लगान व्यवस्था की शुरुआत होती है। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि उन्हें यह बात पता हो कि उन्हें अगले साल कितनी लगान मिलने वाली है। इसलिए वह चाहती थी कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें पहले से ही सब कुछ तय हो कि कितना उन्हें पैसा मिलने वाला है। तो कई तरह के प्रयास किए गए और इसके बाद सन
1789 में कंपनी सरकार ने जमींदार के साथ एक करार किया और उन्होंने कंपनी को दिया जाने वाला 10 वर्षों का लगान तय कर दिया। अब 10 वर्षों तक जो एक बार लगान तय कर दिया गया वही रहेगा और वह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ऐसा उन्होंने किसके साथ किया? जमींदार के साथ। सरकार और जमींदार के बीच में एक समझौता होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि हर साल वे कितना लगान देंगे और यह लगान 10 वर्षों के लिए फिक्स हो गया। ठीक है। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूल किए गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। कहने का मतलब है कि यदि लगान 100 रुपये इकट्ठा किए गए, यदि जमींदार ने 100 रुपये लगान वसूला तो इसमें 90 उन्हें सरकार को देनी थी और 10 उनका मुनाफा होता था। ठीक है। लेकिन यह तो उन दोनों के बीच की थी। 9/10 भाग सरकार का और 1/10 भाग जमींदार का। आगे चलकर 1793 ईस्वी में इसको हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। हमेशा के लिए यह निश्चित हो गया कि जब भी लगान वसूल होगा तो उसका 9 भाग सरकार को मिलेगा और 1 भाग जमींदार को मिलेगा और इस राशि में आने वाले कई सालों में कोई बदलाव नहीं होना था। इसलिए इसे हम स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कहते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में 9/10 भाग सरकार को मिलती थी और 1/10 भाग मिलती थी किसे? जमींदार को। और यह कब लागू हुई? 1793 ईस्वी में लागू हुई। तो एक आकलन के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी किसान की उपज को यदि हम 100 किलो माने तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को 45% हिस्सा मिलता था और जमींदार को करीब 15% हिस्सा मिल जाता था और जो किसान फसल उपजाते थे उन्हें केवल 40% भाग ही प्राप्त होता था। तो उनकी मुनाफा का उन्हें आधा भी प्राप्त नहीं हो पाता था, जबकि वह खेतों पर खर्च भी करते थे और मेहनत भी करते थे। अंग्रेज सरकार ने जमींदार से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जमींदारों को क्या करना है कि जिस तिथि को लगान तय की गई है उस तिथि को सूरज डूबने से पहले सरकारी कार्यालय में उन्हें किसी भी हाल में जमा करना है। वे लगान वसूल कर पाए हों या नहीं कर पाए हों, खेतों में पैदा हुई हो या नहीं हुई हो, जिस दिन लगान की तिथि है उस दिन सूरज डूबने से पहले जमींदार को वो राशि कहीं से भी उपलब्ध करवा के सरकारी कार्यालय में जमा करना था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और उसे हटाकर किसी दूसरे को जमींदारी दे दी जाती थी। सरकार को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी कि अकाल हुई या बाढ़ हुआ, फसल नष्ट हो गई या पैदावार कम हुआ, इन बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनकी तय तिथि को उनका तय हिस्सा उन्हें मिल जाना था। तो ये व्यवस्था सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया और यह आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में भी लागू किया गया। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कहाँ लागू की थी, तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुई थी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसे लागू किया गया था। सन 1790 के आसपास तय ये ही इलाके कंपनी के अधीन थे। इस व्यवस्था से क्या होता है कि ग्रामीण समाज के सामने एक नई बात सामने आती है। क्या आती है कि जो जमींदार अपने इलाके में केवल लगान वसूल करते थे, अब वे जमीन के मालिक बन गए। उन्हें अब जमीन का मालिक बना दिया गया। उस एरिया का जो जमीन जो राजा के हाथ में था वह अब इनके हाथ में आ जाता है और ये उसके मालिक होते हैं। ठीक है। और वे लगान का 9 हिस्सा उन्हें देना शुरू करते हैं। लेकिन कंपनी का यहाँ भी बहुत बड़ा चाल था। अगर कोई जमींदार दी हुई तिथि को राशि नहीं दे पाता था तब क्या होता था? तब उसे अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रखना पड़ता था और
कर्ज लेकर अपना भुगतान करना पड़ता था, या फिर वे अपने इलाके के कुछ को बेचकर पैसा इंतजाम कर सकते थे। मतलब या तो वो लगान वसूल करे या फिर वह अपने जमींदारी को गिरवी रखकर पैसा दे, मगर उसे उस नियमित तिथि को पैसा देना ही पड़ता था। तो यहाँ पर एक जमींदार वर्ग नया रोल मिल जाता है। ऐसा करने के पीछे उसकी एक और सोच थी। जमींदार जमीन के मालिक बना दिए जाते हैं तो वह वर्ग राजा के पक्ष में काम करने लगता है। अंग्रेज ऐसा सोचता था कि जमीन का मालिक जब वे बन जाएंगे तो जमींदार खेती में सुधार और पैदावार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए उसने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। उसके अपने देश और यूरोप में भी ऐसी ही व्यवस्था थी और इससे उन्हें एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन भी मिलने वाला था। वो क्योंकि भारत में शासन करना चाहते थे तो इसलिए भारत के कुछ बड़े वर्ग का उनके प्रति आस्था होना बहुत ज़रूरी है, समर्थन होना ज़रूरी था। इसलिए उसने सोचा कि यदि हम ज़मीन इन ज़मींदारों को दे देते हैं, यदि ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना देते हैं तो वे क्या करेंगे, वे हमारे पक्ष में हो जाएंगे और विद्रोह कम होंगे। एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेजों के यहाँ बने रहने में देखता हो, तो उसके पास एक ऐसा बहुत बड़ा समूह हो गया जो पैसे से भी संपन्न था और उसके लिए यह जरूरी था कि अंग्रेज यहीं रहे। इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उनके लिए और कोई नहीं था। तो वह अपनी पकड़ बनाने के लिए इस प्रकार की चाल चलना शुरू करते हैं। इन लोगों का अपने इलाके के गांवों पर काफ़ी प्रभाव होता था और अंग्रेज़ों के लिए भारतीय गांवों पर नियंत्रण कर पाना भी काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इन गांव में ये प्रभावशाली व्यक्ति होते थे और ये अंग्रेज़ों ने इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए इन्हें ज़मीन का मालिक बना दिया। आगे चलकर अंग्रेज सरकार की जो यह नीति थी जमींदारों को ज़मीन का मालिक बनाने का, यह बहुत ही सफल सिद्ध हुई। 20वीं सदी में जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो ये जमींदार वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया। परंतु इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खामी थी कि सरकार ने जमींदारों से उनसे दी गई ज़मीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी ये तो तय कर दिया, लेकिन किसानों से जमींदार कितना वसूल करेंगे ये तय नहीं किया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जमींदारों में और राजा में, उसमें ये था कि आप जितना इकट्ठा करेंगे उसमें से 9 भाग हमें देंगे और 1 भाग आप रखेंगे। परंतु ये जमींदार किसानों से कितना इकट्ठा करेंगे यह तय नहीं किया गया था। अब इसके कारण इसका प्रभाव ऐसा होता है हुआ कि अंग्रेज़ों के लिए जमींदार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा किसानों से वसूल करने लगे, जिससे किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि अब ज़मींदार भी लोभी हो गए और वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, तो वह किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करने लगे। और यदि वह समय पर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी जमींदारी चली जाती थी। ऐसे जगहों पर नए जमींदार आ जाते थे। किसान और गांवों के हित से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी जमींदारी महाजनों और व्यापारियों के हाथ चली गई। कुछ जमींदार ऐसे होते थे जो जबरन लगान वसूल नहीं कर पाते थे और वे कर्ज में डूब जाते थे लगान वसूल करने के लिए। इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी की समस्या थोड़े दिनों के लिए तो समाप्त हो गई, लेकिन 1815 से 20 तक उन्होंने भारत के और बहुत सारे इलाकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।
स्थायी व्यवस्था के लागू होने के समय में कंपनी के अधिकारियों में दो मत थे। कुछ इसके पक्ष में थे और कुछ इसके कहते थे कि कंपनी को इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने लगान फिक्स कर दिया है। वे चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्ष बाद लगान राशि को बढ़ाना जरूरी है। उनका मानना था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है और लगान फिक्स है तो इससे सरकार को घाटा हो रहा है और इस व्यवस्था को बदलना उन लोगों ने जरूरी समझा। दूसरी ओर अधिकारियों को यह भी समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में जमींदारों को भी ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि किसानों से वे कितना कर वसूल करेंगे यह तय नहीं किया गया था। उन्हें बगैर कुछ किए ही बहुत सारा धन प्राप्त हो जा रहा था क्योंकि वह किसानों से सीधा संपर्क में थे। तो इस व्यवस्था के पीछे एक अंग्रेजी शास्त्री थे, अर्थशास्त्री रिकार्डो। उनकी यह सोच थी कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा मुनाफा जमींदारों को हो रहा है। अब जब कुछ नए इलाकों में लगान तय करना का समय आया तो इस व्यवस्था को बदल दिया गया। रिकार्डो कहते हैं अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1821 में प्रकाशित हुई थी, जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं करता, मजदूर श्रम लगाता है, पूंजीपति पूंजी लगाता है, उद्यमी उद्योग करता है और जमींदार जमीन के लिए जो पाता है वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार के वजह से उन्हें मिलता है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि बिना कुछ किए हुए ही जमींदार को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो उनके विचार में उत्पादन के भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान भी नहीं होता, इसलिए शासन को उनकी आय पर कर लगाना चाहिए। तो मतलब अब जमींदारों पर भी कर लगाया जाना शुरू किया गया। उचित तो यह होता कि जमीन पर उनके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी जमीन अपने हाथ में ले लेता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उनसे भी कर वसूल करना शुरू किया। अब अगले वीडियो में हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।